हमने पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा था। देखो कोपेन और थर्नेट ये दोनों में एक चीज़ कॉमन है। अगर मैं बात करती हूँ, मैं कह रही हूँ कोपेन, ठीक है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण या अगर मैं बात करूँ थॉर्नट्वेट, ठीक है, थॉर्नट्वेट में अगर एक चीज़ कॉमन क्या देखते हैं हम, दोनों में वो चीज़ हमें मिलती है जलवायु वर्गीकरण में, वनस्पति। क्या चीज़ कॉमन है दोनों में? वनस्पति दोनों में कॉमन है। देखो कोपेन ने भी जब जलवायु का वर्गीकरण किया तो उन्होंने कहा कि अगर हम जलवायु का वर्गीकरण करते हैं तो किसके आधार पे करते हैं? वनस्पति के आधार पे करते हैं। थॉर्नट्वेट ने भी यही कहा कि अगर हम जलवायु का वर्गीकरण करते हैं तो वनस्पति के आधार पे करते हैं। कोपेन भाई जर्मनी के रहने वाले थे तो जर्मन भूगोलवेत्ता कहलाए, और थॉर्नट्वेट जो थे ये अमेरिकी थे, ठीक है, अमेरिका के रहने वाले थे तो अमेरिकी थे। तो थॉर्नट्वेट और कोपेन का पहले आया है सिद्धांत और थॉर्नट्वेट का बाद में आया है, लेकिन दोनों में एक चीज़ सामान्य है, एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है, जिसमें उन्होंने वनस्पति के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर जलवायु का सीधे सूचक जो होता है, मतलब सीधे असर जो डालती है, वो क्या होती है? वहाँ की वनस्पति होती है। जलवायु परिवर्तन अगर हम देखते, जैसे मैंने कहा था सवाना की जलवायु है, तो सवाना के बड़े घास के मैदान, पश्चिमी यूरोप की जलवायु कैसी है? क्योंकि वहाँ पे वनस्पति ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो सीधा संबंध बताया जाए, चाहे मैं बात करूँ कोपेन की, चाहे मैं बात करूँ थॉर्नट्वेट की, दोनों ने सीधा संबंध बताया है किससे? वनस्पति से। वेरी गुड। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, वैसे इन दोनों में से याद रखना कोपेन और थॉर्नट्वेट एक साथ नहीं आता, दोनों में से कोई एक ही आएगा, या अगर पूछा जा सकता है आपसे, ये ज़्यादातर आएगा आपका तो लॉन्ग में नहीं आएगा, ये शॉर्ट में आएगा, टिप्पणी जैसे आती है आपकी, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाती है, तैयार करती है, उसमें लॉन्ग आपके कम से कम बहुत अच्छे खासे वर्ड्स के होने चाहिए। तो यहाँ पे कोपेन और थॉर्नट्वेट आपका लॉन्ग में नहीं आएगा। कोपेन और थॉर्नट्वेट अगर आएगा तो शॉर्ट में ये दे सकते हैं, और दोनों एक साथ नहीं देंगे कि कोपेन बताते हुए थॉर्नट्वेट बताइए, ऐसा नहीं करेंगे। अलग अलग है, दोनों अलग, हाँ बिल्कुल अलग है, टाइमिंग अलग है दोनों की। कोपेन अलग है, हाँ बिल्कुल, जैसे लाप्लास, कांट, ये जो है ये सब अलग अलग थ्योरी थी, उसी तरह कोपेन और थॉर्नट्वेट की थ्योरी भी कोपेन ने वो देखो की वजह से बताया। अगर मैं कहूँ कांट या लाप्लास, ये चीजें एक ही है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, ठीक है, लेकिन ये दोनों को एक साथ मिक्स करके नहीं दी जा सकती, एक ही, क्योंकि सिद्धांत का टॉपिक एक ही है, ठीक, तो दोनों सिद्धांत एक साथ नहीं दिए जा सकते। तो उसी तरह कोपेन और थॉर्नट्वेट का जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर पेपर बनाती है, जितने भी अनसॉल्व हमने देखे हैं, अभी जो अनसॉल्व हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने देखा है ना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो भी पेपर बनाया उसमें दोनों को साथ में नहीं दिया है, कोपेन अलग दिया है, थॉर्नट्वेट अलग दिया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये दोनों साथ में नहीं आएगा। क्यों साथ में नहीं आएगा? क्योंकि वर्डिंग्स लगभग एकदम कॉमन है दोनों की। वनस्पति की बात वो भी कर रहे हैं और वनस्पति की बात ये भी कर रहे हैं। इन्होंने थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया, इसमें इन्होंने वर्षा, आर्द्रता ये सब जोड़ दिए। किसने? थॉर्नट्वेट ने। हाँ, अभी इन्होंने कुछ तो मॉडल, कुछ तो चेंज करना था। कोपेन में हमने नॉर्मल वनस्पति, इन्होंने मंडल बांट दिए थे, याद रखना। हाँ, कोपेन ने मंडल बांट दिए थे, जबकि थॉर्नट्वेट जो है वो सूचकांक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। थॉर्नट्वेट कौन सा सूचकांक? आर्द्रता, वर्षा। जब हमने वर्षा और आर्द्रता पढ़ाया था, तो आर्द्रता जब पढ़ाया था, सापेक्षिक आर्द्रता ये सब पढ़ाया था। तो उसमें अगर मैं बात कर, देखो सापेक्षिक आर्द्रता का जो क्वेश्चन बन रहा है शॉर्ट में, वो भी शॉर्ट में ही बन रहा है, लॉन्ग में नहीं आ रहा है। तो ये टॉपिक्स तुम्हारे जाएंगे तो ज्यादातर शॉर्ट में जाएंगे। फिलामेंट ये शॉर्ट में जाएगा, जो हमने पढ़ा था उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत पृथ्वी की। तो यहाँ पे बात करें, कोपेन ने मंडल में बांटा है, जबकि थॉर्नट्वेट सूचकांक में बात कर रहे हैं। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन वनस्पति है। जलवायु टॉपिक दोनों का है, दोनों बात कर रहे हैं कि भाई जलवायु का वर्गीकरण कैसे होगा, तो वनस्पति के आधार पे होगा। ये दोनों कह रहे हैं, एक जर्मनी के हैं और एक अमेरिका के हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि थॉर्नट्वेट और कोपेन एक साथ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना दोनों है। और अगर आपने एक तैयार कर लिया तो आप इतना दिमाग लगा सकते हैं कि मतलब आपको इसी पे बेस इन्होंने अपना दिया। लेकिन इसमें आपको, जैसे मैंने कहा ना, मंडल बांट दिए हैं और इन्होंने सूचकांक दे दिया है, क्योंकि सीधी कॉपी थ्योरी तो नहीं हो सकती ना। अगर मैं कहूँ, हाँ, वर्षा का सूचकांक, आर्द्रता का सूचकांक, तापीय सूचकांक, ये सब बांट दिया इन्होंने। किसने? थॉर्नट्वेट ने। तो सीधे, हाँ, सूचकांक मतलब है नंबर्स बेटा। ये जो बात कर रहे हैं इनकी पूरी सूची है, जो सूची मैंने लिखवाई और याद करने के लिए दी है आपको। तो इन्होंने पूरी सूची बना दी कि भाई इस सूची में जो जो आएंगे वो जलवायु वाले प्रदेश ऐसे होंगे। हाँ, जबकि कोपेन ने मंडल बांटे थे। हाँ, कोपेन ने क्या किया था? मंडल बांटे थे। और थॉर्नट्वेट ने क्या किया? सूचकांक बांटे। वो कहना भाई इस नंबर में जो आएगा उसमें ये स्थिति होगी, ऐसी जलवायु होगी। और जबकि कोपेन कह रहे थे कि भाई इस मंडल में जो आएगा उसकी स्थिति
ऐसी होगी। तो दोनों का ही संबंध ये है कि दोनों ने कहा वनस्पति। जैसे मैंने कहा था निहारिका, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में क्या कहा था? निहार। एक ने कहा कि एक ही निहारिका है, एक ने कहा और निहारिका बनेंगे, छल्ले निकलेंगे। तो मेन टॉपिक था निहारिका से ही उत्पत्ति बताई थी। तो वनस्पति से ही जलवायु का वर्गीकरण दोनों ने बताया है, कोपेन ने भी और थॉर्नवेट ने भी। थॉर्नवेट देखो एक चीज याद रखो, कोपेन ने मंडल बांटे हैं, थॉर्नवेट ने सूचकांक बांटे हैं। ठीक है, लाइए देखते हैं। यहाँ पे देखो, थॉर्नवेट जो है अमेरिका जलवायु वैज्ञानिक है। ठीक है, सीवी थॉर्नवेट, नहीं स्पेलिंग ये गलत है, ताइफा। 1931 में अमेरिका की जलवायु का वर्गीकरण किया था। इन्होंने जलवायु वर्गीकरण की अपनी योजना को पूरे विश्व की जलवायु वर्गीकरण के लिए उपयुक्त माना था। देखो अब भाई तुम कहीं के साइंटिस्ट हो, कहीं के साइंटिस्ट का कहने का मतलब तुम अमेरिका के हो या भारत के हो, तो हम पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? अपनी कंट्री को। पहली बात तो क्योंकि हम सबसे अच्छे से जानते किसको हैं? अपनी कंट्री को, चाहे हम अमेरिकन हो, चाहे हम जर्मनी के हों, चाहे हम इंडिया के, जिस भी कंट्री के। तो इन्होंने अमेरिका की जलवायु को पहले बांटा और इस आधार पे वर्गीकरण किया, कोपेन का आधार लेते हुए। कोई ना कोई बेस लिया इन्होंने। तो जब उन्होंने वही बेस आपका उठाया, कोपेन का बेस उठाया, तो उस पर उन्होंने बिल्कुल और ज्यादा क्लियर करने के लिए, हमने एक चीज तुम्हें कही ना कि जब हमारे हाथ में डेटा होते हैं, एक चीज याद रखना, ज्योग्राफी क्या होती है? भूगोल। भूगोल को हम अगर बात करते हैं तो हम विज्ञान क्यों कहते हैं? भूगोल को विज्ञान क्यों कहा जाता है? एक तरह से क्योंकि देखो विज्ञान में भी नंबर्स और डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास एक नंबर होना चाहिए कि भाई क्लाइमेट हमारा ऐसा है या हमारी मौसम की स्थिति ऐसी है, तो कैसे पता चलेगा कि आज धूप हो रही है, आज बारिश होगी? तो इसके लिए भूगोल में भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हाथ में क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। अगर मैं कहीं की जनसंख्या की बात कर रही हूँ, कहीं के व्यवसाय की बात कर रही हूँ, तो भी मेरे हाथ में क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। ये मोबाइल वाला डेटा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नंबर्स वाले जो डेटा होते हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो डेटा हमारे हाथ में होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे थॉर्नवेट ने कोपेन को और ज्यादा क्लियर किया है। किससे? नंबर से, सूचकांक से, कि भाई हम, कोपेन ने तो जैसे कह सकते हो सिर्फ मंडल बांट दिए, लेकिन इन्होंने क्या किया? सूचकांक, जिसको, हाँ, क्योंकि हम डेटा पे बिलीव करते हैं। तुम सबसे ज्यादा थ्योरी पे बिलीव करोगे? डेटा। अभी तक तो सही माना जा रहा है इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने जो नंबर्स निकाले, तो मैंने कहा कि ताइफा तुम मैंने ताइफा से कहा, ताइफा भाई तुम जाओ जरा सा यूपी की पॉपुलेशन पता करके आओ, या किसी में, मैंने कहा यूपी में तुम इलाहाबाद की पॉपुलेशन पता करके आओ। तो ताइफा ने कहा मैम बहुत आबादी है। चलो एक चीज तो क्लियर हुई, आबादी बहुत है, ज्यादा है, लेकिन ताइफा मेरे पास कोई नंबर लेके नहीं आई। ताइफा के पास कोई नंबर नहीं है कि मैंने ताइफा को भेजा था एक सर्वे के लिए कि ताइफा जाइए आप यूपी के इलाहाबाद में ये पता करके आइए कि आपके पास आबादी कितनी है, वहां की जनसंख्या कितनी। तो ताइफा ने मुझसे आके कहा कि मैम मैंने ये देखा कि आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं ताइफा, मुझे इस चीज पे बिलीव नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, मैं थ्योरी कैसे बनाऊं इस पे? तो मुझे क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो ताइफा ने जब डेटा निकाला, तो ताइफा के पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, तभी तो वो डेटा निकालेंगे। ताइफा के पास नंबर्स होने चाहिए। इसके लिए ताइफा को जमीन पे उतरना पड़ेगा, हर एरिया को देखना पड़ेगा, तब ताइफा मुझे बताएंगे कि मैम देखिए इस एज के लोग इतने हैं, इस एज के लोग इतने हैं, या हाँ मैं जेंडर के अकॉर्डिंग बात करती हूँ तो ताइफा कहेंगे मैम औरतें इतनी हैं, पुरुष इतने, स्त्री इतनी है। ठीक है, तब मैं उस पर देखूंगी कितने पुरुषों पे कितनी स्त्रियां, कितनी स्त्रियों पे कितने पुरुष हैं, तभी तो हमें क्या बताएंगे, जिसे हम क्या, जिसे क्या कहते हैं हम, जब हम बात करते हैं जनसंख्या पे तो हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ना, नहीं उसे हम सेक्स रेशियो बोलते हैं कि कितने पुरुषों पे कितनी औरतें हैं, इसी को तो नंबर, हाँ लिंग का अनुपात हिंदी में बोलते हैं जिसे हम, और इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशियो जो हमारा होता है, जिसमें हम ये देखेंगे कितने औरतों पे कितने आदमी है, कितने आदमियों पे कितनी औरतें हैं, जो ये बताता है कि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो ये सब कैसे पता करेंगे हम? डेटा होना चाहिए। तो भाई थॉर्नवेट ने भी यही दिमाग लगाया कि कोपेन ने तो भाई सीधा सीधा सिर्फ वनस्पति मंडल बांट दिए, तो अब हम क्या निकालते हैं, हम सूचकांक निकालते हैं, हम नंबर्स देखते हैं। तो थॉर्नवेट ने भाई, जैसे मैंने ताइफा को जब भेजा सर्वे के लिए, तो मैंने ताइफा को जगह बताई होगी ना कि ताइफा इलाहाबाद में इस जगह पे आपको जाना है या पूरे इलाहाबाद में आपको जाना है। तो ताइफा ने मुझसे कहा कि मैम देखिए जब मैं वीआईपी एरिया में गई, वीआईपी एरिया यानी जैसे मैं सिविल लाइन्स में गई, जैसे मैं पॉश एरिया में जब गई इलाहाबाद के, तो वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ताइफा उसका जब एक एनालिसिस करेंगे तो मैं थ्योरी बनाऊंगी कि भाई वहां पे एजुकेशन बहुत अच्छी है,
इसलिए वहाँ पे बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। जब ताइफा झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में गई, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने क्या निकाला कि एजुकेशन वहाँ पे कम है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। तो ये सब थ्योरी बनी ना, तो कैसे बनी है थ्योरी? डेटा के अकॉर्डिंग बनी। तो यहाँ पे थॉर्नवेंट ने भी वही दिमाग लगाया कि कोपेन ने सिर्फ मंडल बांटे हैं, हम क्या दिमाग लगाएंगे, हम उसमें सूचकांक निकालेंगे। थॉर्नवेंट का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि मेरे हाथ में क्या होना चाहिए, एक डेटा होना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे हम ये एकदम एग्जैक्ट बता सकें कि स्थिति ये। क्योंकि देखो, जब हमारे पास नंबर होते हैं, डेटा होते हो, तो हम बिल्कुल सटीक जानकारी दे पाते हैं। एक देखो, एक इन्फॉर्मेशन होती है और एक बिल्कुल ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है, सटीक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब एकदम हम सच के बिल्कुल करीब होते हैं, सत्यता होती है हमारे पास। तो थॉर्नवेंट ने भी वही काम किया। कोपेन और थॉर्नवेंट का लॉजिक एक था। कोपेन भी वनस्पति की बात कर रहे थे, थॉर्नवेंट भी वनस्पति की बात कर रहे थे, लेकिन थॉर्नवेंट के अकॉर्डिंग थॉर्नवेंट में काफी सच्चाई इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि मंडल के साथ ही साथ थॉर्नवेंट ने सूचकांक पर भी बात की है। तो हम सूचकांक पढ़ लेते हैं, मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। देखो, थॉर्नवेंट ने भी स्वीकार किया कि वनस्पति जलवायु के सूचक होती है, चीज मैंने कही, जैसे कोपेन ने कही वैसे थॉर्नवेंट ने भी कॉपी की, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे वर्षण प्रभावित, अब एक चीज याद रखो, थॉर्नवेंट ने एक चीज यहाँ पे थोड़ी अलग की है। थॉर्नवेंट का कहना है कि हम अगर जलवायु की बात करते हैं तो वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्नवेंट क्या कह रहे हैं, वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्नवेंट ने वर्षा को किस तरह से पकड़ा है, यहाँ पे देखो, उनका कहना है कि साल भर वर्षा हो रही है वो ठीक है, लेकिन वो कौन से ऐसे महीने की वर्षा है जो वनस्पति को बहुत वनस्पति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वर्षा, जो वर्षा वनस्पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो वो वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट होगी किसमें, जलवायु में, ठीक है। वनस्पति, मैं अगर बात करूँ, तुम पढ़ रही हो, साल भर पढ़ रही हो, लेकिन तुम्हारी स्टडी में स्पीड कब आ जाती है, जब एग्जाम बहुत करीब होता है। तो आप पहले अगर 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हो, जब एग्जाम आपके सर पे होता है तो आप 8 घंटा 9 घंटा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे थॉर्नवेंट कह रहे हैं कि भाई वर्षा तो इंपॉर्टेंट है, वर्षण प्रभावित क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वर्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वनस्पति को सीधे प्रभावित कर रही है, जिससे वनस्पति निकल रही है। मैं बात करूं वनस्पति कई प्रकार, नहीं, थॉर्नवेंट ने इसको बांट दिया, क्योंकि थॉर्नवेंट ने कहा कि हम सिर्फ मंडल लेके नहीं चलते, हम नंबर्स लेके चलते हैं। तो हम ये पता करेंगे कि किस महीने पे ज्यादा वर्षा हो रही है और वो वर्षा किसको प्रभावित कर रही है, वनस्पति को प्रभावित कर रही है। देखो, यहाँ पे मैं लाइन पढ़ के बताऊंगी तो और थोड़ा समझ में आएगा। देखो, वर्षण प्रभावित का तात्पर्य संपूर्ण वार्षिक वर्षा केवल उस भाग से है जो वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास को प्रभावित करती है। समझ में आया? वर्षण प्रभावित यानी कि मतलब सिर्फ किससे है, वर्षा के पानी, उस भाग से वर्षा के जो वनस्पति को प्रभावित करती है। पूरे क्षेत्र में ही होगा, उसी क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक वर्षा हो रही है, मुझे उससे मतलब नहीं है कभी हो रही, बूंदाबांदी टाइप की हो रही। लेकिन जब हमारा मानसून आता है तो वो वर्षा किसके लिए, चावल के लिए, वनस्पतियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो वर्षा ही थॉर्नवेंट बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, हाँ, उसको, और उसको उन्होंने वर्षण प्रभावित कहा है कि भाई प्रभाव कब पड़ा, प्रभाव कब पड़ा। जैसे मैंने कहा, स्टडी का असली प्रभाव कब पड़ा, तुमने सब पुराना मटेरियल एक साथ रिवीजन करना कब शुरू किया, जब एग्जाम सर पे आए हमारे। तो वर्षा हो रही थी बूंदाबांदी, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। थॉर्नवेंट कह रहे हैं भाई वर्षा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्षण प्रभावित से यहाँ पे सीधा सा मतलब उस वर्षा से है जो उसका वो भाग है, कौन सा भाग, जो वनस्पति को सीधे प्रभावित करे, यानी वर्षा का वह भाग जो सीधे वनस्पति को प्रभावित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, वही वर्गीकरण। जैसे कोपेन ने कहा ना था ना जलवायु, तो थॉर्नवेंट ने भी देखो जलवायु, यहाँ पे क्या लिखा है, ये चीजें बताती हैं। देखो, स्वीकार किया वनस्पति जलवायु का सूचक होती है, कोपेन ने कहा, थॉर्नवेंट ने कहा। वनस्पति पर वर्षा की मात्रा तथा तापमान का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, ये तो पता ही है, यही चीज कोपेन भी कह रहे थे कि वनस्पति पर किसकी, वर्षा का, तापमान का प्रभाव पड़ता है। परंतु वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखना, इसी पे आधार पर उन्होंने वर्षण को प्रभावित किया। वाष्पीकरण क्या होता है, वही पानी का भाप बन के उड़ना, वाष्पीकरण बताया है मैंने। वाष्पीकरण का मतलब होता है पानी का भाप में बदल जाना ही वाष्पीकरण होता है। तो वही चीज यहाँ पे थॉर्नवेंट भी कह रहे हैं, थॉर्नवेंट ने उसी चीज को वर्षण प्रभावित बता दिया। उन्होंने कहा भाई कि वो भाग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वर्षा का वह भाग जो सीधे वनस्पति को प्रभावित कर रहा है, वही वर्षण प्रभावित होगा।
ठीक है, वही क्या होगा, वर्षण वर्षण प्रभावित होगा। यानी सीधे वह भाग जो किसको प्रभावित कर रहा है, वनस्पति को प्रभावित कर रहा है, वही होगा। ठीक, अब बात करते हैं वर्षण प्रभावित सूची के आधार पर थॉर्नब्रेंट, देखो यहाँ पे बात करते हैं उत्पत्ति तथा विकास को प्रभावित करती है। इसके लिए उन्होंने वर्षण प्रभावित अनुपात का कुल मासिक वाष्पीकरण से भाग देकर 12 महीनों के वर्षण प्रभावित अनुपात को जोड़कर वर्षण प्रभावित सूची बनाई। अब देखो वो सूचकांक पे बात कर रहे हैं। अब वहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस भाग को निकाला और टोटल साल के भाग से, टोटल साल का जो भाग था उससे भाग दे दिया। तो जो नंबर्स निकले उनके पास वही क्या हुए, वही वर्षण प्रभावित भाग हुआ। वर्षण प्रभावित भाग क्या है भाई, तो वर्षण प्रभावित भाग वो है जो पूरे वर्ष की, पूरे वर्ष यानी अगर मैं बात करूं 12 महीने, 12 महीने की कुल वर्षा, 12 महीने की कुल वर्षा से, ठीक है, भाग दिया गया, भाग दिया गया, दिया गया किसका भाग दिया गया, तो जो महत्वपूर्ण वर्षा थी, कौन सी वर्षा, जो वनस्पति को प्रभावित करती, ये वाली वर्षा जो मैंने इसकी बात की, जो हाँ देखो पूरे साल की वर्षा को, पूरे साल की वर्षा को और उस वर्षा को जो वनस्पति को प्रभावित कर रही है, उस वर्षा को अगर हम भाग देते हैं तो जो नंबर हमारे पास आएगा वही हमारा वर्षण प्रभावित सूची में वही हमारे नंबर होंगे, वही सूचकांक होगा जो थॉर्नब्रेंट ने बताया। क्योंकि थॉर्नब्रेंट शुरू से बोल रहे हैं कि हम बात करेंगे सूचकांक पे, कोपेन ने बात की थी मंडल पे। ठीक है, दोनों में कॉमन है वनस्पति। जैसे थॉर्नब्रेंट ने कहा कि हम पूरे 12 महीने की वर्षा को, मैंने लिखा है ना 12 महीने की वर्षा जो कुल वर्षा है उसका भाग किससे देंगे, तो उस वर्षा से भाग देंगे जो वर्षा सीधे वनस्पति को प्रभावित कर रही है। तो जो नंबर और जो डेटा हमारे हाथ में आएंगे वही सूचकांक होगा, वही किसका सूचकांक होगा, वर्षण प्रभावित सूचकांक होगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। वर्षण प्रभावित सूची के आधार पर थॉर्नब्रेंट ने भूतल को 5 आर्द्रता मंडल, भाई आर्द्रता का मतलब होता है नमी, वाष्पीकरण के द्वारा ही हवा में जो नमी की स्थिति होती है वही आर्द्रता होती है हमारी। 5 आर्द्रता हाँ, मंडल। तो यहाँ आर्द्रता मंडल में उन्होंने बांटा है, कोपेन ने वनस्पति मंडल बांटा, इन्होंने आर्द्रता मंडल के आधार पर देखा है। तो यहाँ पे उन्होंने जो आर्द्रता, ये देखो तर, आर्द्र, आर्द्र, शुष्क, शुष्क, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये सूची उन्होंने बता दी। वर्षा वाले वन हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था घास के मैदान, हमने कहा था कोड़धारी वन, हमने पढ़ा था शंकुआकार वृक्ष, किसके आधार पे, कोपेन के आधार पे। और इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने भाई एक सूची दे दी, एक नंबर दे दिया, पी नंबर। ये पी नंबर कौन सा नंबर है, वही है वर्षण प्रभावित क्षेत्र जो हमारे पास डेटा मिला है। ठीक है, तो हर जगह का अलग अलग होगा ना, हर जगह, एक सेकंड बहुत आराम से समझो, ये जो सूचकांक होगा ये हर जगह का अलग होगा, वो तो होगा, तो हर जगह के नंबर अलग होंगे। तो उसी नंबर के आधार पे उन्होंने कहा आर्द्रता कम है, आर्द्रता ज्यादा है, तो यही है तर, यानी बहुत ज्यादा, बहुत नमी है। ठीक है, आर्द्र नॉर्मल, हाँ यहाँ पे आर्द्र का मतलब है कि हल्की फुल्की आर्द्रता की भी स्थिति है और शुष्कता की भी है। यहाँ आर्द्र शुष्क मतलब काफी ज्यादा, हाँ ठीक है, ये पूरी तरह से शुष्क, ये पूरी तरह से गीली, मतलब आर्द्रता से भी ऊपर की कंडीशन वाली आ जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 127 से ऊपर वर्षा बहुत ज्यादा है, क्योंकि नमी ज्यादा है तो वर्षा ज्यादा है। यहाँ पे वर्षा की स्थिति ये है, फिर ये है, इससे कम है, ये सूची है। मैम ये जगह वर्षा जैसे वन, देखो उन्होंने कहा भाई इतने नंबर से अगर ऊपर होंगे तो यहाँ पे वर्षा वाले वन मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, इतने नंबर से ऊपर होंगे तो नॉर्मल वन मिलेंगे, इतने नंबर से ऊपर होंगे तो घास के मैदान मिलेंगे। भाई आगे वाले ये नंबर्स के आधार पर, ये वो नंबर्स हैं जो हमें मिले हैं भाग देने पे। ठीक, तो उन्होंने उसी नंबर के आधार पर, मंडल नहीं, यहाँ पे उन्होंने मंडल जो बांटे सूचकांक के आधार पे मंडल बांटे, और जबकि कोपेन ने मंडल सूचकांक के आधार पे नहीं बांटे थे। ठीक है, याद रखना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तापमान पकड़ लिया था, और इन्होंने तापमान, वर्षा, आर्द्रता सबको देखते हुए, इसीलिए हमने कहा ना कि कोपेन से ज्यादा बेटर थॉर्नब्रेंट है, क्योंकि थॉर्नब्रेंट ने ना सिर्फ तापमान देखा बल्कि वर्षा को भी देखा, आर्द्रता को भी देखा। ऊपर जा रहे हैं 127 से ऊपर। अच्छा। भाई 127 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होगी तो बारिश ज्यादा होगी ना, तो वहां पे वर्षा वाले वन मिलेंगे। तो और जो 64 से 127 के बीच में जाएगी, पहले मुझे समझ लो, वहां पे वन नॉर्मल वन। जो 32 से 63 यानी 64-63 के बीच जाएगी वो स्थिति होगी घास के मैदान। फिर स्थिति हो जाएगी आपकी 16 से 31
या 32 की स्थिति, वो स्टेपी, और फिर 18 से कम दबाई मतलब स्टेपी, वो भी घास के मैदान ही होते हैं, नहीं वो भी घास के, छोटे घास के मैदान होते हैं, और सवाना जो होते हैं बड़े घास के मैदान होते हैं, ठीक। तो ये मरुस्थल नॉर्मल भाई एकदम शुष्क हो गया, यहाँ वर्षा का कोई नाम हो निशान नहीं। यहाँ पे पौधों वाला दे सकते हैं एग्जांपल, पेड़ वाला। तुम ये सूची बनाओगी, इसमें तुम मंडल नहीं डालोगी, वो तुम कोपेन थॉर्नमेंट एक नहीं करोगी बेटा, तुम कोपेन और थॉर्नमेंट की एक साथ नहीं करोगे। लिख नहीं सकते क्या इसके बारे में, लिख नहीं सकते? ये सूची बनाओगी तो हाँ सूची, मैम ये जो नंबर्स है ये उन्होंने निकाले, हाँ डेटा निकाला उन्होंने, सूची निकाली नहीं लिख दिया, नहीं सूचकांक की बात कर रहे हैं, वो कैसे ऐसे लिख देंगे? जो खुद डेटा पे बात कर रहा हो, जो एनालिसिस कर रहा हो, वो हवा में तो बात नहीं करेगा, वो नंबर्स निकाला होगा उसने। हाँ तो उन्होंने कहा कि भाई इस आधार पर तो जो डेटा मिल गया, जो इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो एक बार की हो गई। उन्होंने एक बार ऐसा किया, एक बार इन्फॉर्मेशन निकाली, एक बार डेटा निकाला, उसको भाग देकर उन्होंने कह दिया भाई 127 से ऊपर जो भी जाएगा तो वो वहां पे ऐसे वन मिलेंगे। तो यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ वनस्पति की है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? चाहे थॉर्नमेंट पकड़े चाहे कोपेन पकड़े, दोनों बात किसकी कर रहे हैं? तो दोनों बात वनस्पति की कर रहे हैं। और दोनों की सूची में अगर मैं बात करूं, सूची नहीं बल्कि मंडल था कोपेन में और थॉर्नमेंट में सूची है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। तापीय दक्षता, वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास में तापमान का यहाँ पे तापमान के कार्य महत्वपूर्ण योगदान होता है। तापीय दक्षता के आधार पर थॉर्नमेट ने भूतल को 6 तापमान प्रदेशों में विभक्त किया। अब देखो तापमान प्रदेश उन्होंने 6 बताए, आर्द्रता प्रदेश उन्होंने कितने बताए? 5। आर्द्रता के आधार पर यानी नमी के आधार पर, वर्षा की नमी के आधार पर ये बांटा ना, तो कितने बोले? 5। तापमान के आधार पर उन्होंने बोला 6। अब यहाँ पे बोला उष्ण कटिबंधीय, ये चीज हम पढ़ते हुए आए हैं, वही चीज उन्होंने पकड़ ली। मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय, टैंगा, टुंड्रा। टैंगा टुंड्रा बात की थी, किसने बात की थी? कोपेन ने भी बोला था, लेकिन कोपेन ने एक साथ बोल दिया कि भाई कि इसमें इतने तापमान में आता है तो टैंगा टुंड्रा में एक साथ रख लेते हैं क्योंकि ध्रुवों पे आता है। लेकिन इन्होंने हर चीज को अलग बांट दिया। इन्होंने टैंगा भी उतने ही देखो, मैंने जैसे कह दिया कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है और मुझे मिल्क शेक पसंद है, तो 2 अलग कैटेगरी हो गई। लेकिन फिर मैं आइसक्रीम के अंदर पहुंची कि चॉकलेट है तो और कोई बताओ फ्लेवर वगैरह, स्ट्रॉबेरी है, जो भी है, तो वो अलग अलग टाइप की हो गई आइसक्रीम। तो वहां पे थॉर्नमेट ने क्या किया कि और टाइप्स बांट दिए। टुंडा और टैंगा हमें पता ध्रुवीय हैं, दोनों ठंडे क्षेत्र हैं, जो कि कह रहे हैं, कौन कह रहा है? कोपेन कह रहे हैं। कोपेन में क्या ठंडे हैं, ध्रुवीय हैं, लेकिन थॉर्नमेट कह रहे हैं हम इसको भी बांटेंगे अलग अलग, हम इसको भी तापमान के आधार पर देखते हैं। तो उन्होंने कहा 16 से 31 और 1 से 15 और हिमछादित 0, जहां एकदम बर्फ, जहां पे कोई स्थिति नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे अब 1948 का जो वर्गीकरण थॉर्नमेट ने अपने वर्गीकरण पुनः संशोधन भी किया। अब देखो उन्होंने कुछ चीजें चेंज भी की अपने ही वर्गीकरण में। उन्होंने 1931 में तो किया, पहली बार सिद्धांत आया इनका 1931 में, लेकिन 1948 में उन्होंने फिर से उसमें क्या किया? करेक्शन किया, कुछ चीजें और ऐड करने की कोशिश की उन्हें। कुछ बेटा देखो एक चीज याद रखो कि साइंस और ज्योग्राफी सब्र मांगती है, पेशेंस मांगती है। मैं कह रही हूं कि जो भी स्थिति हो रही है वो अचानक आज हुई कल नहीं हो गई। ये मूड नहीं है आपका कि आज कुछ ऐसा तो सुबह को जाता शाम को चेंज हो गया। ये करोड़ों साल में बदलते हैं। और मैंने कहा ना कि अगर आप जलवायु का एनालिसिस करते हैं किसी भी क्षेत्र की, तो लगभग 30 साल चाहिए आपको। कहीं की जलवायु का विश्लेषण करने के लिए आपको 1-2 साल नहीं, 30 साल। हम नॉर्मल किसी इंसान को एक दिन में नहीं जान पाते। सबसे बेवकूफ और वो एकदम बेवकूफ़ी वाली लाइन ये होती है कि भाई मैं किसी को एक बार देख लेता हूँ तो समझ जाता हूँ। आप जिंदगी में किसी को एक बार देख के नहीं समझ सकते, क्योंकि हो सकता है वो आपसे पहली बार जब मिला हो तो वो बहुत अच्छे फेस के साथ मिला हो। जब तक आप उसके साथ नहीं रहते या उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते, आप उसको सही से समझ नहीं सकते। तो यही ज्योग्राफी है। आप एक दिन में कोई भी डेटा इकट्ठा करके सोचो कि भाई शाम तक मैं एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन निकाल दूं, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तापमान है, ये जलवायु है जो परिवर्तित होती रहती है। तो जलवायु की भी स्थिति लगभग कितने साल? 30 साल लगते हैं। तो थॉर्नमेट ने भी 1931 में अपना सिद्धांत दिया और 1948 में फिर उसने करेक्शन किया। तो एक काफी टाइम तक उन्होंने कुछ ना कुछ डेटा इकट्ठा किए होंगे। तो यहाँ पे थॉर्नमेट ने आर्द्रता सूचकांक ऐड किया, शुष्क, यहाँ पे एक चीज और मिस हो गई थी, तापीय दक्षता सूचकांक ऐड किया,
और उसके बाद उन्होंने ऐड किया शुष्कता एवं आर्द्रता सूचकांक, ताप्य दक्षता के सांद्रण, ठीक है। तो ये 4 चीजें उन्होंने बाद में ऐड की अपने करेक्शन के बाद। अब बात करते हैं आर्द्रता सूचकांक। आर्द्रता सूचकांक का तात्पर्य आर्द्रता अभाव या आर्द्रता अधिकता से होता है। कहीं आर्द्रता कम होगी तो कहीं आर्द्रता ज्यादा होगी, और आर्द्रता ज्यादा और कम सीधे वाष्पन से संबंधित होगी। आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पन, क्योंकि हमने जल वाष्प की ही तो पढ़ा था आर्द्रता के लिए, जल वाष्प जैसा होगा, जैसे ही आर्द्रता आर्द्रता की स्थिति बिल्कुल वैसी